नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जमशेदपुर के सोनारी स्थित आरएमएस स्कूल के द्वारा कोरोना काल में बेतहाशा फीस वृद्धि कर दी गई है, जिसके खिलाफ अभिभावक गोलबंद होने लगे हैं। गौरतलब हो कि सरकार द्वारा यह निर्देश दिया गया कि कोरोना काल में स्कूल प्रबंधन फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकते। यहां पहुंचे अभिभावकों का कहना था कि स्कूल प्रबंधन के द्वारा फीस में 40% की बढ़ोतरी कर दी गई है, जो बहुत ही ज्यादा है। वैसे इस स्कूल में अधिकतर मध्यम वर्ग के छात्र पढ़ते हैं और इनके अभिभावक इतने सक्षम नहीं है कि इस कोरोना काल में इतनी ज्यादा फीस का भुगतान कर सके। सर, ये आरएमएस स्कूल में हमारे सभी बच्चे पढ़ते हैं, सभी पेरेंट्स के। और 2 महीना पहले स्कूल से गाइडलाइन आई थी कि आप लोगों का स्कूल फीस का टोटल फीस मतलब इतना है। तो हम पेरेंट्स को लगा है कि ट्यूशन फीस जो है उसमें 40% की बढ़ोतरी की गई हुई है। तो उसके बारे में हम लोग प्रिंसिपल से बात करने भी आए थे और उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने अपना गाइडलाइन हमें दिया है कि आप लोग का जो फीस हम लोगों ने जो जारी किया वो आपको देना है। तो इससे हम लोग सहमत नहीं थे और सहमत नहीं होने के बाद हम लोगों ने बन्ना गुप्ता से मदद मांगने के लिए गए। बन्ना गुप्ता जी से मदद मांगने गए तो उन्होंने शिक्षा अधिकारी अर्जुन सर जी को हमारे साथ भेजे थे स्कूल के प्रिंसिपल से बात करने के लिए। और अर्जुन सर जी दो बार हमारे साथ पेरेंट्स के साथ आके बात करने की कोशिश की है, लेकिन उनका निर्णय सिर्फ एक ही रहा है, जो गाइडलाइन हम लोगों ने दिया है फीस बुक में वो आपको मानना पड़ेगा। हमारे हस्बैंड ठेकेदारी के अंदर काम करते हैं, हम कुकिंग का काम करते हैं। लॉकडाउन के कारण क्या हुआ कि हमारे कुकिंग का काम भी छूट गई और हमारे हस्बैंड भी बैठ गए। हम इसके कारण हम फीस नहीं दे पाए। फिर क्या हुआ कि हमारे बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाई नहीं किया गया। हमारे पास मोबाइल नहीं है, बड़े मोबाइल के हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे, अभी भी नहीं है। फिर भी हम बोले कि नहीं, हम फीस देंगे। लेकिन रह गया बात कि देखिए, जब 930 रुपया हम फीस नहीं देने सक रहे हैं तो आज हम 1260 रुपया कहाँ से दे पाएंगे। हमारे 3 बच्चे हैं। सर, अभी तो सबके यहाँ, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबका परेशानी है, सबका स्थिति खराब है। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो सब्जी दुकान में काम कर रहे हैं, उसके अलावा कोई कपड़ा दुकान में काम कर रहे हैं, उन लोग तो पूरे तरह बैठ गए हैं। अगर उन लोग को पेमेंट भी किया जाता है तो 30% 40% दिया जाता है, तो उसमें वो लोग घर चलाएंगे कि हम लोग स्कूल का फीस देंगे। वो भी उतना फीस तो देने के लिए तैयार है। हम लोग भी जानते हैं कि टीचर लोगों का भी प्रॉब्लम है, स्कूल का भी प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग को ये था कि हम लोग 930 दे सकते थे। स्टैंडर्ड 1 से लेकर जो तक था ट्यूशन फीस 930 था। हाँ, फीस तो बढ़े ही नहीं सर। नहीं, 40% की वृद्धि की जहाँ तक बात है, इसकी शिकायत जा करके लोगों ने जो है विभाग के द्वारा किया गया था, विभाग के पास किया गया था। विभाग ने अपना एक पत्र सर्कुलर जारी कर विद्यालय को निर्देश दिया कि आप जो है नियम पूर्वक काम कीजिए और किसी प्रकार की फीस की वृद्धि नहीं होनी चाहिए। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित नॉर्दर्न टाउन जैसे पॉश इलाका का यह नजारा, या छोटी छोटी 4 प्लास्टिक से बने झोपड़ी नुमा घर में 8 परिवार रहते हैं। विगत 3 वर्षों से यह इसी तरह बरगद के पेड़ के नीचे रहने को विवश है। इसमें रहने वाले परिवार की एक महिला ने रास्ता सुनाते हुए कहा कि ये लोग पहले सामने वाले गोदाम परिसर में विगत 80 वर्षों से ज्यादा से यहाँ रहते आए हैं। उनका और उनके पिताजी को जन्म इसी गोदाम में रहते हुए हुआ था। अब इन परिवार का 4था पीढ़ी यहाँ मौजूद है। ये गोदाम नंद जी गोविंद जी ने टाटा स्टील से लीज में लेकर कंपनी के अंदर किए जाने वाले कार्य को संपादित करते थे, जिसके लिए इन 11 परिवार को अपने यहाँ कर्मचारी के रूप में रखे हुए थे और इसी गोदाम के परिसर में इन्हें रहने के लिए घर भी दिया गया था। लेकिन लीज खत्म होने के बाद टाटा स्टील ने कई बार गोदाम खाली करने के लिए संचालक को नोटिस दी, लेकिन यह जानकारी संचालक ने इन परिवारों को नहीं दी, जिसके बाद 2018 अक्टूबर महीने में टाटा स्टील ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गोदाम को खाली करवा दिया। तब से 11 परिवार सड़क पर आ गए हैं और सड़क किनारे ही प्लास्टिक से घेर कर रहने लगे। लेकिन न गोदाम के संचालक ने और न ही प्रशासन की ओर से इन्हें रहने के लिए किसी प्रकार का आश्रय मुहैया कराया गया। कई बार इन परिवारों ने आंदोलन के माध्यम से भी प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास किया, लेकिन कोई पहल नहीं हो पाया। यह चारों झोपड़ी नुमा घर में न बिजली है न पानी। एक झोपड़ी में 2 परिवार रहते हैं। रात में महिलाएं घर के अंदर सोती तो पुरुष सदस्य घर के बाहर। ऐसे में बरसात के मौसम में इन्हें काफी कष्ट सहना पड़ता है। आंधी तूफान में इन्हें डर समा जाता है कि कहीं इनका आशियाना ध्वस्त न हो जाए, विशालकाय बरगद का पेड़ कहीं गिर न जाए। यह सोच रात भर जागे रहते हैं। बिजली और पानी नहीं होने से इन्हें अंधेरे में रहना पड़ता है। पानी और शौचालय के लिए दूर जाना पड़ता है। इन सब समस्याओं को लेकर यह परिवार जिला प्रशासन, राज्य के पूर्व एवं वर्तमान मुख्यमंत्री सहित प्रधानमंत्री से भी पत्राचार कर समस्या से निदान कराने का गुहार लगाई, लेकिन जिला प्रशासन तो प्रधानमंत्री की ओर से भी सिर्फ आश्वासन ही मिला। उनका यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए इन्हें आग्रह की थी, जिसको लेकर प्रशासन ने प्रति परिवार से 5,000 रुपए बैंक के माध्यम से जमा भी करा लिए, लेकिन उसके बाद से किसी प्रकार का कोई जानकारी उपलब्ध नहीं की गई।
अब ये लोग असमंजस में है कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटन होगा कि नहीं। घर के साथ नौकरी भी छूट जाने से इनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। कोई डेली मजदूरी कर भरण पोषण की जुगत में है तो कोई किसी घर में जूठन धोकर अपने बच्चों का परवरिश करने में लगे हुए हैं। ये परिवार आज भी राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से आस लगाए हुए बैठे हैं। इधर इस मामले में एडीएम नंदकिशोर लाल ने कहा कि इन परिवारों के बारे में जानकारी लेते हुए जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसके तहत समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। 3 साल से हम लोग यहाँ पर है। ये जो सामने आपको दिख रहा है नंजी गोविंद जी, जो आज टूटा हुआ वीरान उजाड़ है, इसी पे हमारा मकान था। हम लोग सब 11 फैमिली थे, जिसमें लोग 40 मेंबर थे, और आज हम लोग बच गए यहाँ में सिर्फ 8 फैमिली, क्योंकि यहाँ में सबका संभवात नहीं है कि कोई पानी झेल ले, बरसात झेल ले। बहुत सारे बीमार पड़ गए, बहुत लोग मर भी गए। यहाँ पर इतने भारी तूफान, इतने भारी बारिश में हम लोग किस तरह भगवान भरोसे थे वो हम लोग बयान नहीं कर सकते। इतने धूप में भी देखिए हम लोग इस तरह बैठे हैं, इतने गर्मी, भीषण गर्मी में हम लोग लू, कोरोना, हम लोग हर बीमारी से यहाँ जूझ रहे हैं। लेकिन आज तक किसी ने हमारी खबर नहीं ली, किसी ने हमें झांकने तक नहीं आया। तो ये नंदजी गोविंद जी के जो गोदाम है उसमें कितने वर्षों से आप लोग रहते थे? लगभग 80 वर्षों से। अनुदीप सिंह से, मुख्यमंत्री रघुवर दास से, मुख्यमंत्री वर्तमान में जो है अभी हेमंत सोरेन जी से, सबसे हमारी बात हुई। इतना ही नहीं, हमारे तो पीएम मोदी जी से भी हमारी बात हुई, लेकिन सिर्फ आश्वासन। क्या आप लोग मांग कर रहे थे? हम लोग कुछ नहीं, बस हमारी यही मांग थी कहीं भी हम लोग को थोड़ा सा जमीन दे करके हम लोग को बसाया जाए। डर तो लगता ही है, और बस इतना हवा तूफान बिजली कड़कती रहती है, तो हम लोग सब जागते रहते हैं, रात को सो भी नहीं सकते हम लोग कि क्या हो जाएगा। रास्ता रोड के किनारे में हम लोग, कहीं बिजली तो नहीं गिरेगा, कहीं पेड़ तो गिरेगा नहीं बोलते। जमशेदपुर में भरत सिंह फैंस क्लब के द्वारा स्थानीय कलाकारों को सूखा राशन उपलब्ध करवाया गया। इन कलाकारों की आर्थिक स्थिति इन दिनों काफी खराब है। गौरतलब है कि लॉकडाउन और कोरोना काल के कारण इन कलाकारों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई है। ये कलाकार अपने इलाकों में छोटे मोटे कार्यक्रम कर अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं, और इन दिनों ऐसे तमाम आयोजन बंद है, जिससे इन कलाकारों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए फैंस क्लब ने इनके बीच सूखा राशन का वितरण किया। से लॉकडाउन लगा हुआ है, क्योंकि 2020 के लॉकडाउन के बाद कुछ दिन इन लोगों ने काम किया, और फिर से अप्रैल, मई और आज जून हो गया, और हमें लगता है कि आने वाले 2-3 महीने इन लोगों के सामने और भी चुनौतीपूर्ण रहेगा। तो ऐसे में हमारा मानना है जो भी सहयोग है, तो आज हम लोगों ने इनके बीच में सूखा राशन देने का काम किया है, और फिर से 10 दिन 15 दिन के बाद फिर से हमारी कोशिश रहेगी, जो भी हमारे कलाकार साथी उनको फिर से हम लोग सूखा राशन मदद करेंगे। क्योंकि हमारे जितने भी कलाकार साथी हैं इनके सामने चुनौती है, और इन सभी लोगों को मैं अपने ही घर परिवार की तरह मानता हूँ। क्योंकि कलाकार संघ का मैं संरक्षक भी हूँ, तो निश्चित रूप से जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं आने वाले समय में इन तमाम कलाकार साथियों के लिए। और जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत ब्लॉक नंबर 1 की रहने वाली बुजुर्ग महिला तुलसीबाई को लेकर राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण जन कल्याण संगठन की प्रदेश सचिव रानी गुप्ता मंगलवार को जिला पुलिस मुख्यालय पहुंची, जहां रानी गुप्ता ने बताया कि बुजुर्ग महिला को उनका छोटा बेटा प्रताड़ित करता है और घर से निकालने की धमकी देता है। वहीं एसएसपी से मुलाकात के बाद रानी गुप्ता ने महिला को कदमा थाना भी लेकर जाने की बात कही। और इनका बेटा छोटा वाला बहुत ही परेशान कर रहा है, जमीन जायदाद को लेकर हड़पना चाह रहा है। अपने माँ को, अपने बड़े भाई को उन्होंने मारा पीटा है और घर से निकालने का प्रयास कर रहा है। यहाँ तक कि इन्होंने जब मेरे पास आई और सारी सूचना दी, तो मैंने पहले कहा कि कदमा थाना आप गए थे, बोले कि कदमा थाना गए थे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं कदमा थाना के बड़ा बाबू से जरूर मिलूंगी और उस इंसान पर कार्रवाई करने बोलूंगी जो बुजुर्ग को, अपनी माँ को इतना पीड़ित कर रहा है और प्रताड़ित कर रहा है। जिले के राजनगर पुलिस ने मंगलवार तड़के सुबह एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर फरार हुए 3 अपराधी को महज 4 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए सरायकेला एसपी मोहम्मद अर्शी ने बताया कि मंगलवार तड़के सुबह 3 बजे पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दिसोम जाहिर जंगल में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद फौरन पुलिस द्वारा सक्रियता दिखाते हुए लगातार छापेमारी अभियान चलाया गया और दुष्कर्म के आरोपी चमरू गागराई, धनमान खालको और राजू तिर्की को पुलिस ने फौरन गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने की बात भी स्वीकार की, जिसके बाद पुलिस ने तीनों दुष्कर्म आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राजनगर थाना क्षेत्र का है। आज एकदम तड़के सुबह 3 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि दिसोम जाहिर जंगल राजनगर थाना अंतर्गत में एक नाबालिग लड़की के साथ 2-3 लड़कों ने मिलकर सामूहिक बलात्कार किया है, जिस पर तुरंत
एक्ट करते हुए पुलिस ने 4 से 5 घंटे के भीतर ही तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें कांड संख्या 33/21 दर्ज की गई है, जिसमें 376 और पॉक्सो एक्ट इत्यादि के अंदर कांड दर्ज किया गया है। लॉकडाउन के कारण देश की सभी स्कूल ऑनलाइन चल रही है। वहीं इसी कड़ी में शहर के एक निजी स्कूल है जो ऑनलाइन का परिभाषा ही बदल दिया। परीक्षा तो व्हाट्सएप के माध्यम से ही ली, लेकिन कॉपी घर भिजवा दिया। सभी विद्यार्थियों के घर कॉपी भेजकर परीक्षा ली और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने तक मंगवा लिया। इतना ही नहीं, दूसरे दिन भेजे कॉपी को भी स्कूल सबमिट करा ली अपने कर्मचारी के माध्यम से और उसी के आधार पर बच्चों को अंक मिला। वैसे स्कूल का कहना है कि ऑनलाइन के माध्यम से स्कूल ऑब्जेक्टिव सवाल में सिर्फ टिक लगाते हैं, लेकिन हमने ऑब्जेक्टिव सवाल का जवाब भी बच्चों से लिया है ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके और इससे बच्चों को स्कूल में लिखने का जो प्रैक्टिस था वह भी बरकरार रहे और बच्चे यह समझ पा रहे हैं कि हम स्कूल में ही पढ़ रहे हैं। यानी यह नया तरीका वाकई अन्य स्कूल अपनाता है या नहीं, लेकिन इतना तो जरूर है कि इस स्कूल में नया कर दिखाया है जो शहर में चर्चा का विषय है। वहाँ हमारे विद्यालय ने बच्चों का सर्वांगीण मूल्यांकन हो सके, उसके लिए हमने एक नया नवाचार विकसित किया। हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ऑनलाइन लिया। इसके लिए विद्यालय ने बच्चों के घर घर में कॉपियाँ पहुँचाई और एक तय समय पर व्हाट्सएप के माध्यम से उनको प्रश्न दिए गए और उन प्रश्नों के जवाब उनको निर्धारित समय पर लिखकर उसका PDF बनाकर विद्यालय को देना था और साथ ही 24 घंटे के भीतर ही विद्यालय ने उनकी हार्ड कॉपी जो उत्तर पुस्तिका विद्यालय ने भिजवाई थी वो भी विद्यालय ने संग्रहित कर ली और उस भेजे गए PDF और बच्चे की उत्तर पुस्तिका में लिखी गई उत्तरों को आपस में मिलाकर हमने उनका मूल्यांकन किया, जो मुझे लगता है कि ये इस तरह का नवाचार करने वाला गोविंद विद्यालय ही पहला ऐसा विद्यालय है और ऐसा विद्यालय और कहीं नहीं होगा। हम लोग कोरोना काल में अंत 2 साल से देख रहे हैं और इसमें हम लोग ने अपने करीबी को भी जाते हुए देखा और जब ये बात है, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि लोग आगे बढ़े, लोगों को शिक्षा से परे नहीं किया जाए और हम लोग सब जानते हैं कि घर में जब माता पिता नहीं होते तो बच्चों को पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा डिसीजन आया है। यहाँ के आम लोगों के आकांक्षाओं को पूर्ण करते हुए जो है कि अपनी नई नई उपलब्धियों को छू रहा है। इसी साल गोविंद विद्यालय ने साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों ही स्ट्रीम में बच्चों का एडमिशन जारी करने का जो निर्णय लिया है। आर्ट्स में साइंस और कॉमर्स तो पहले चलती थी, आर्ट्स में जो लिया है वो यहाँ के लोगों के लिए, लोकल ग्रामीण के लिए काफ़ी उपलब्धि भरा निर्णय है। जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र में पड़ने वाला मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रस्ट के संचालक हरपाल सिंह पर अनाथ आश्रम की 2 नाबालिग बच्चे ने छेड़खानी का आरोप लगाया है और उसके बाद यह ट्रस्ट सुर्खियों में आ गया। ट्रस्ट की बाकी 46 बच्चे ने हरपाल सिंह पर लगाए गए आरोप को गलत करार दिया है और कहा कि हरपाल सिंह और उनकी पत्नी हमारे माता पिता है, अगर इन्हें पुलिस गिरफ्तार करती तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। उधर इस मामले को लेकर ट्रस्ट की लड़कियां आज एसपी दरबार पहुंची और पूरे मामले की जांच करने की मांग की। वैसे बच्चों का कहना है कि मनोज गुप्ता नामक व्यक्ति जो राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखता है उसने ही पूरे मामले को सुर्खियों में लाया है और अपने फायदे के लिए हरपाल सिंह पर गलत आरोप लगाया है। हालांकि जो 2 बच्चे आरोप लगाए हैं उस पर भी कई संगीन आरोप है। वह अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती, वह फ्रीडम में रहना चाहती है, इसलिए इसने ट्रस्ट के संचालक पर यह आरोप लगाया है। जरूरत है कि पूरे मामले की जांच की जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। फिलहाल पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है ताकि संचालक को गिरफ्तार किया जाए। वहीं ट्रस्ट की अन्य लड़कियों ने ऐलान किया कि अगर इसे न्याय नहीं मिला तो एसपी और डीसी कार्यालय के सामने आत्मदाह करेगी, क्योंकि अगर हमारे सर गलत नहीं है तो उनके साथ गलत होना भी नहीं चाहिए। अगर हमारे सर को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे आके धरना देंगे और यहाँ पे आके सुसाइड करेंगे। अगर हमारे सर को मतलब न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग सब कुछ करने के लिए तैयार, क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं। अगर उन लोगों को मतलब हमारे ट्रस्ट के सारे मेंबर्स को अगर आप लोग ले जाएंगे पुलिस लोग तो हम लोग क्या करेंगे? 44 बच्चे हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? जी अभी हम लोग मतलब एसएसपी सर है नहीं तो हम लोग उनसे अभी रिसीविंग ले लिए, उनसे मुलाकात नहीं हुई, ना ही डीसी सर से अभी मुलाकात हो पाई है। डीसी सर भी अभी आए नहीं हैं। हम लोग मांग को लेके आए हैं कि ये जो मामला है उसको अच्छी तरह से देखें, जो निर्दोष है उन पे झूठ मूठ की मतलब ऐसा आरोप ना लगाए। वह ऐसे है कि 2 लड़कियां जो हमारे यहाँ से भागी हैं
वो खुद अपने घर से कई बार भाग चुकी हैं। इवन जो हॉस्टल में उनको रखा गया था वो उस हॉस्टल से भी भाग गई, कोई उन्हें रखना नहीं चाहता। तब हमारे सर ने उन्हें यहाँ पे हमारे ट्रस्ट में लेके आए हैं। अब वो आज यहाँ से भी भाग गई और उसी ट्रस्ट के सर को बदनाम कर रही हैं। पोटका प्रखंड के हल्दी पोखर पश्चिमी पंचायत में सीओ सह प्रभारी बीडीओ इम्तियाज अहमद ने कोरोना वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक किया। कहा वैक्सीन ही लोगों का बचाव है। हल्दी पोखर पश्चिमी पंचायत मुखिया सैयद जबीउल्लाह, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अनीता सिन्हा, समाज सेवी अनवर अली समेत कई मुख्य लोग इस बैठक में उपस्थित रहे। लोगों को कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया। साथ साथ किसी प्रकार के अफवाह पर ध्यान नहीं देने की बात कही गई और कोरोना का वैक्सीन अवश्य ले और सुरक्षित रहे, तभी जाकर कोरोना मुक्त देश बनेगा। वही संबंध में सीओ सह प्रभारी बीडीओ इम्तियाज अहमद ने कहा कि किसी प्रकार के अफवाह पर ध्यान नहीं दे और कोरोना के टीका अवश्य लगाए और सुरक्षित रहे। अब तक 13,000 लोगों ने कोरोना का टीका प्रखंड में ले चुके हैं। जिस तरह से मैं जागरूकता फैला रहा हूँ, लोग जिस तरह से समर्थन दे रहे हैं, इससे लग रहा है कि मैं टीकाकरण में बहुत जल्द ही सफल हो जाऊंगा और लोगों में रुचि आ रही है। कुछ अफवाहें थी बाजार में कि ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन लोगों को समझाने पर ये भी हमें भी समझ में आ रही है कि लोगों को समझाने की आवश्यकता है और लोग समझाने पर समझ रहे हैं और टीकाकरण केंद्र आ रहे हैं और टीका ले रहे हैं। बहुत तरह के गलतफहमी लोगों में आ गई। कुछ लोग इसमें रूमर उड़ा के गलतफहमी फैला रहे हैं। हम लोगों का ये प्रयास रहा है कि जो भी गलतफहमियां हैं लोगों के अंदर, उन गलतफहमियों को दूर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दिलवाएं, ताकि उनका परिवार, उनका पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, पूरा क्षेत्र जो सुरक्षित हो जाए। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। शहर के दर्जन भर प्रमुख अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या 100 से भी कम हो गई है, जो कि राहत देने वाली खबर है। शहर के कई निजी अस्पतालों में ओपीडी खोल दिया गया है। ऐसे में रिम्स प्रबंधन ओपीडी सेवा शुरू करने जा रही है। रिम्स के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर डी.के. सिन्हा ने कहा कि अगले हफ्ते से रिम्स के ओपीडी सेवा शुरू कर दी जाएगी। ओपीडी सेवा खोलने से पहले सभी जगह का सैनिटाइजेशन जरूरी है। ओपीडी शुरू करने से पहले सभी प्रक्रियाओं को पूरी की जाएगी। झारखंड सरकार की तरफ से जो लॉकडाउन लगाया गया है उसमें भी ढील मिलेगी, ताकि बाहर से आने वाले मरीजों को राहत मिले। वहीं मरीजों का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द ओपीडी सेवा शुरू करे, ताकि हम मरीजों को और राहत मिले। और जो ई ओपीडी सेवा है उससे गरीब मरीजों को काफी समस्या होता है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ पाता, ना कुछ पता चलता है। ओपीडी सेवा के बंद होने से बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्पेशल गरीब वर्ग के लोगों को, जिनके पास मोबाइल का माध्यम है, कंप्यूटर का माध्यम है, वो लोग तो उस चीज़ का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन दूर दराज के गांव से आने वाले लोग, मैं भी काफ़ी दूर से आया हुआ हूँ यहाँ पे, ओपीडी सेवा के बंद होने से बहुत सारे समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक मैं बाहर ही खड़ा हूँ, अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ। कब तक सुचारू हो गई है, मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द शुरू करने की कृपा करें। कि ओपीडी जो ऑफलाइन ओपीडी होगा उसके लिए बहुत सारी बैठक हो रही हैं। बैठकों में निर्णय लिया जा रहा है। मुझे ये संभावना है और बहुत उम्मीद है कि अगले सप्ताह से खुल जाए, क्योंकि खोलने के पहले हमें सभी ओपीडी का, जहाँ पर ओपीडी चलेंगे उसको सैनिटाइज कराना, उसमें स्टाफ जो वहाँ पे अभी दूसरी जगह काम कर रहे हैं वहाँ पर उनको फिर डालना, तभी इसको खोला जा सकता है। और लॉकडाउन भी हम समझते हैं कि सरकार, झारखंड सरकार का लॉकडाउन भी, उसमें भी ढील होगा, इससे लोगों को आने जाने में भी सुविधा होगी। इसीलिए अगले सप्ताह मुझे पूरी उम्मीद है और पूरी संभावना है कि अगले सप्ताह से हम लोग ओपीडी चलाएंगे। मानगो के रहने वाले बुजुर्ग माता पिता को संपत्ति हड़पने के लिए मारपीट कर घर से बेघर करने का मामला सामने आया है। अपने बच्चों के बेहतर परवरिश के लिए माता पिता दिन रात एक कर उनका लालन पोषण करते हैं, ताकि वे बड़े होकर उनको सहारा दे सके। लेकिन ये बच्चे जैसे ही अपना नया जीवन शुरू करते हैं, उसके बाद से उनके लिए माता पिता बोझ लगने लगते हैं। ऐसा ही एक वाकया जमशेदपुर के मानगो डिमना रोड संकोसाई रोड नंबर 1 के रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति 75 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद गुप्ता और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र हैं, चंद्रशेखर प्रसाद गुप्ता और सुजीत प्रसाद गुप्ता। लेकिन इन्हें बुढ़ावा में बच्चों का सुख नहीं मिला और अपने ही घर से बेघर होने की नौबत आ गई। यह बुजुर्ग राजेंद्र प्रसाद अपने ही बेटे के खिलाफ शिकायत लेकर चलने में असहाय होने के बावजूद उपायुक्त और एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपने ऊपर हो रहे प्रताड़ना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उसका एक पुत्र चंद्रशेखर प्रसाद गुप्ता अपनी पत्नी के साथ उसे और वृद्ध मां के साथ घर से बेघर करने के लिए प्रताड़ित करते हैं। भोजन पानी इन्हें काफी मुश्किल से दिया जाता है। इतना ही नहीं, विरोध करने पर बेटा और बहू दोनों मिलकर इनकी जमकर पिटाई भी कर देते हैं।
उसका एक और बेटा सुजीत प्रसाद माँ पिता के ख्याल रखने का प्रयास करता है तो उसके साथ भी बेटा और बहू दुर्व्यवहार करते हैं। अब तो बेटा चंद्रशेखर और बहू दोनों बुजुर्ग माता पिता को घर से चले जाने के लिए दबाव देने लगे हैं। प्रताड़ना से तंग आकर आखिर यह बुजुर्ग अपने ही बेटे और बहू की शिकायत लेकर जिले के उपायुक्त और एसएसपी के पास पहुंचे और गुहार लगाई कि बेटा बहू पर कार्रवाई करते हुए उन्हें न्याय दिलाया जाए। क्यों बता रहा है? अब हम लोग को चलने फिरने का उम्र नहीं है, खाना पीना नहीं देता है, कोई चीज़ में सहारा नहीं देता है और उनके घर भी सब कब्जा करके रखा है। हम बोले भाड़ा लगा करके ही हम अपना गुजर बसर करेंगे, वो कोई नहीं, सब अपने सब घर लेकर के मरिया लिया और उनके मारपीट करके भगाता है सब। जी हाँ, घर हमारा बनाया हुआ है, ज़मीन मेरा नाम से है।